सभी को नमस्कार। कॉम्पिटिटिव सीरीज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष करंट अफेयर की एक नई वीडियो में। आज हम देखने जा रहे हैं सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स जो कि एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि करंट अफेयर की हमारी एक सिंगल वीडियो आती है जो कि पूरे मंथ के एनालिसिस पर डिपेंड होती है। पूरा मंथ का एनालिसिस किया हुआ होता है हमने उस वीडियो में। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, चाहे वो अवार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो जो कि लगता है कि हाँ एग्ज़ाम में ये आया जा सकता है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर और बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं उसके आधार पर ये पूरा कंपाइलेशन किया जाता है। और बाकी आप अगस्त तक की जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। जनवरी से लेकर के अगस्त मंथ तक की आपकी पर्टिकुलर वीडियो एमसीक्यू बेस्ड आपको वहाँ अवेलेबल होगी, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है, जहाँ पर आपका करंट अफेयर पूछा जाता है। और मेरे अनुसार यदि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर आपका जीके और करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है। बहुत कम चांसेस होंगे, रेयर चांसेस होंगे जहाँ जीके और करंट अफेयर ना पूछा जाता हो। ठीक है, तो समान रूप से सभी एग्ज़ाम्स के लिए लाभदायक है, चाहे आप एसएससी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर टीचिंग एग्ज़ाम की किसी की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है। चलिए, तो समय को नष्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट अपनी चीज़ों पे चलेंगे, जैसा कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे 50 क्वेश्चंस। ये देखिए 50 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है ये। ठीक, टू द पॉइंट चीज़ें चलेंगी यहाँ पर। चलिए प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, ओके जी हाँ। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष एवं सीओई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, रेलवे बोर्ड की पहली, ये ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए अभी इस वर्ष काफ़ी काम हुआ है ना, चाहे वो संसद में आरक्षण को लेकर के हो, काफ़ी चीज़ें अभी इस वीडियो में और भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कहीं भी पहली आ जाए और महिला आ जाए तो उसको ज़रूर याद करना है। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका जया वर्मा सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है अमित, तीसरा ऑप्शन है नितिन गुप्ता, चौथा ऑप्शन है जय शाह। अब यहाँ देखिए ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं, ठीक है, एक ही महिला ही है ना। पहले ही ऑप्शन बनाने में मतलब कि जिन्होंने भी ये बनाया है हमारे अंडर में और भी लोग कार्यरत हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल हमारे साथ ही हैं और भी लोग तो ये क्वेश्चन ऐसा बनाया है आपके लिए लड्डू साबित हुआ है पहला प्रश्न तो यहाँ पर। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा बिल्कुल सही उत्तर है इसका। ठीक है, और किसी महिला का नाम तो दिख ही नहीं रहा पहले ऑप्शन क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, चलिए आपके लिए तो मज़े आ गए होंगे है ना, एक ही महिला लिए भाई लगा दे कोई बात नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका, क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनेंगी? मतलब अभी मैच हुआ नहीं, अभी बनेंगी, है ना। देखिए अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है इन्होंने और ये पहली विश्व की ट्रांसजेंडर महिला होने वाली हैं जो कि क्रिकेट खेलेंगी। तो ऑप्शंस आपके लिए ये रहे। पहला ऑप्शन आपका मैरी सुजैन, दूसरा है जेनिफर, तीसरा ऑप्शन है डैनियल मैकघे, चौथा ऑप्शन है नटालिया। ठीक है, अंग्रेजी नाम है, थोड़ा अजीब तो लड़खड़ाएगी, है ना। चलिए क्या सही उत्तर है? चलिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ये तीसरा वाला, बोल सकता हूँ मैं इसको डैनियल मैकघे। ठीक है, या मैकघे, स्पेलिंग बोल दे रहा हूँ मैं, DANIELLE स्पेस MCGAHEY। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, तो ये नाम ये ध्यान में रखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, लीजेंड्स क्रिकेट लीग अर्थात LAC का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है भारत, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है जापान। क्या सही उत्तर? देखिए क्रिकेट की बहुत सारी लीग होती हैं जिसमें आपका एशिया कप है, T20 वर्ल्ड कप है, 50-50 वर्ल्ड कप है, ठीक है, IPL भी है, इंडियन प्रीमियर लीग आप देखते हैं, है ना। इसी तरीके से LAC है, लीजेंड्स या लेजेंड्स बोल लीजिए आप, क्रिकेट लीग। ठीक है, लेजेंड्स क्रिकेट लीग LAC। तो इस लीग का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? जी हाँ, चलिए जिन्होंने भारत लगाया है बिल्कुल सही लगाया है, भारत में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, ज्यूरिक डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर रहे हैं? आपको पता है एथलेटिक्स में ओलंपिक मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा पहले व्यक्ति हैं इतिहास में। ठीक है, तो और जैवलिन थ्रो से संबंधित हैं ये, काफ़ी नाम है। हम ऐसा काम कब करेंगे, हमारा भी नाम नीरज है। ठीक है, क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, बता रहा हूँ भाई। ठीक है करेंगे, है ना, समय आएगा करेंगे ऐसे काम, हम भी कोशिश करने के प्रयास करेंगे। देखिए सब अपने अपने क्षेत्र में करते हैं, हम भी अपने क्षेत्र में करने का प्रयास करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। चलिए
आप भी प्रयत्नशील रहिए और ऐसा काम कीजिए कि पूरा विश्व जाने, है ना। उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है हर दिन, ये नहीं एक दिन पूरी मेहनत कर लिया अगले दिन सो गए, वो काम नहीं करना है। चलिए आगे चलेंगे। तो किस स्थान पर रहे हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन ये रहे, पहला ऑप्शन आपका चौथे स्थान पर, दूसरा ऑप्शन है पहले स्थान पर, तीसरा ऑप्शन है तीसरे स्थान पर, ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपका दूसरे स्थान पर। क्या है सही उत्तर? ज्यूरिक डायमंड लीग, जी हाँ, भाला फेंक प्रतियोगिता से संबंधित है नीरज चोपड़ा, जिसे आप अंग्रेजी में जेवलिन थ्रो बोलते हैं। चलिए ये रहे हैं दूसरे स्थान पर, सिल्वर मेडल मिला इनको, ठीक है। चलिए एक कदम से चूक गए हैं, नहीं तो गोल्ड मेडल मिलता है इसमें भी, कोई बात नहीं। फिलहाल आगे चलेंगे। अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत ने किस माह को आधिकारिक रूप से हिंदू विरासत माह घोषित किया है? यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है ना भविष्य में, इससे रिलेटेड एक फैक्ट और बताऊंगा मैं आपको अभी। फिलहाल ऑप्शन बताइए क्या उत्तर सही है। पहला ऑप्शन आपका अक्टूबर, दूसरा है मार्च, तीसरा है जनवरी, चौथा है जून। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत ने किस माह को आधिकारिक रूप से हिंदू विरासत माह घोषित किया है? चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका अक्टूबर, ठीक है। अमेरिका का ही एक प्रांत और है फ्लोरिडा, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ से भी आ सकता है। इसने जो है नवंबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने ये बता दिया है, ठीक है, ध्यान रहे। अगर फ्लोरिडा का पूछ ले तो नवंबर में घोषित किया, नवंबर माह, और जॉर्जिया का आ जाए तो अक्टूबर माह, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय सेना ने डेजर्ट स्ट्राइक युद्धाभ्यास कहाँ किया है? देखिए समय समय पर हमारी भारतीय सेना, वायुसेना या थल सेना, है ना, ये युद्धाभ्यास करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि जैसे भूकंप होता है ना, भूकंप आने से पहले या भूकंप के दौरान, है ना, क्या क्या गतिविधियाँ आवश्यक होती हैं बचने के लिए, बचाने के लिए, इसी प्रकार से युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए समय समय पर युद्धाभ्यास किए जाते हैं, है ना। इसी प्रकार से डेजर्ट स्ट्राइक युद्धाभ्यास किया गया है, या कहाँ पर किया गया है? चलिए आपके ऑप्शन शेयर है, पहला है उत्तराखंड, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा जैसलमेर, चौथा है दिसपुर। जी हाँ, कहाँ किया गया है? चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला आपका जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ पर है? जी हाँ बिल्कुल, राजस्थान में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है, डेजर्ट स्ट्राइक युद्धाभ्यास जो है वो कौन सी सेना से संबंधित है? थल सेना, वायुसेना या सेना, ठीक है, तो भारतीय सेना आप ध्यान रखना है आपको। चलिए सिर्फ सेना, है ना, थल सेना में आ जाएगी शायद, है ना, देख लीजिए एक बार, ठीक है। बाकी आप सभी के सुझाव जो है आमंत्रित है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट अगला देखेंगे, ये भी देखिए युद्धाभ्यास से संबंधित है, त्रिशूल युद्धाभ्यास। त्रिशूल युद्धाभ्यास किससे संबंधित है? ये देखो ऐसे ही क्वेश्चन जैसा मैं बता रहा था पीछे भी, है ना। पहला ऑप्शन आपका जल सेना, दूसरा वायुसेना, तीसरा थल सेना, चौथा इनमें से कोई नहीं। त्रिशूल युद्धाभ्यास किससे संबंधित है, कौन सी सेना से संबंधित है? चलिए इसका सही उत्तर होने वाला आपका वायुसेना से संबंधित है, और ये युद्धाभ्यास किया गया आपका लद्दाख में, ध्यान रखना कहाँ पे किया गया है? लद्दाख में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे टू द पॉइंट, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। चलिए, रमेश कुंतल मेघ का अभी हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके ऑप्शंस ये रहे, पहला संगीत, दूसरा क्रिकेट, तीसरा नृत्य, चौथा साहित्य। क्या है सही उत्तर? रमेश कुंतल मेघ, जी हाँ, चलिए बिल्कुल सही, साहित्य सही उत्तर है, जिन्होंने साहित्य लगाया है, ठीक है। बहुत ही शौक की बात है, ये दुख की बात है ना, कि एक महान साहित्यकार हमारे बीच में नहीं रहे, ठीक है। चलिए फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि इनका संबंध साहित्य से है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व के शीर्ष केंद्रीय बैंकर के रूप में किसे चुना गया है ना। अभी हाल ही में एक लिस्ट आई है, ठीक है, उसमें शीर्ष केंद्रीय बैंकर के रूप में किसे चुना गया है, आपका सीधा सा प्रश्न है। ये जारी किया है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 के अंतर्गत, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस ये रहे, पहला शक्तिकांत दास, दूसरा अमिताभ कांत, तीसरा एस जयशंकर, चौथा है धीरेन्द्र ओझा। क्या सही उत्तर? जी हाँ, विश्व का शीर्ष केंद्रीय बैंकर, चलिए बिल्कुल सही, शक्तिकांत दास। और मैं बताता चलूँगा अभी, शक्तिकांत दास जी ही आपके आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय संचार ब्यूरो के महानिदेशक अर्थात डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस ये रहे, पहला ऑप्शन है प्रज्ञान ओझा, दूसरा है आनंद चौहान, तीसरा है धीरेन्द्र ओझा, चौथा है अशोक कुमार। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, केंद्रीय संचार ब्यूरो, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका धीरेन्द्र ओझा, ठीक है। इनको केंद्रीय संचार ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में चयनित किया गया है, चुना गया है।
ठीक है, चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए कौन भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका कोनेरू हम्पी, दूसरा ऑप्शन डी गुकेश, तीसरा ऑप्शन कार्लोस मार्गरेट, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, अर्थात इनमें से कोई नहीं। क्या है सही उत्तर? चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी गुकेश। ठीक है, विश्वनाथन आनंद जो कि एक महान शतरंज खिलाड़ी है, आपको पता ही है, नहीं पता है तो आप पता चल गया होगा। इनको भी पीछे छोड़ दिया है डी गुकेश ने। ठीक है, और शतरंज के शीर्ष खिलाड़ी बन चुके हैं ये। नेक्स्ट आगे चलेंगे। डी गुकेश भारत से ही हैं, मैं बताता चलूँ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? नाम थोड़ा अजीब सा है ना, तो पढ़ने में थोड़ी जीभ लड़खड़ा सकती है, लेकिन आपको ट्रिक लगा के ध्यान रखना है। थर्मन षणमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? आपका पहला ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है मालदीव्स, चौथा है सिंगापुर। क्या है उत्तर? जी हाँ, थर्मन षणमुगरत्नम। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला आपका सिंगापुर। ठीक है जी, सिंगापुर राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? देखिए, अभी हाल ही में पूरा न्यूज़पेपर इस चर्चा से भरा हुआ था। कुछ लोग इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देख रहे थे, है ना, कि भाई क्या नाम परिवर्तित कर दिया गया है ना। जो राजनीति में इंटरेस्टेड है उनको पता चल गया होगा क्या नाम किया गया है ना। चलिए, बहुत चर्चा रही थी, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया है। हमें राजनीति में नहीं पढ़ना है, हाँ, जिसका विषय राजनीति है वो जा सकता है वहाँ, है ना, लेकिन हमारा विषय शिक्षा है ना। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। तो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री संग्रहालय, दूसरा है उपराष्ट्रपति संग्रहालय, तीसरा है राष्ट्रपति संग्रहालय, चौथा है वित्त मंत्री संग्रहालय। जी हाँ, चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है आपका प्रधानमंत्री संग्रहालय। देखिए, पहले जब हम बोलते थे नेहरू मेमोरियल संग्रहालय, तो इससे केवल नेहरू जी के बारे में हमें जानकारी मिल रही थी, है ना। लेकिन अभी क्या कर दिया है प्रधानमंत्री संग्रहालय? इससे क्या हो रहा है, हमारे देश के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं या जो भविष्य में होंगे, उन सभी का सम्मान इस नाम से स्पष्ट हो रहा है ना। ये देख सकते हैं आप, सिंपल सी अगर आपने संज्ञा पढ़ा हुआ है, उसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा है, तो नेहरू यहाँ पर व्यक्तिवाचक है और प्रधानमंत्री जातिवाचक है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, पूरी जाति अर्थात पूरे जितने प्रधानमंत्री होंगे या जो हो चुके हैं सभी का एक सा सम्मान। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी हमारा उद्देश्य नहीं है ना, इसकी व्याख्या करना। तो हमें शिक्षा के दृष्टिकोण से इस चीज़ को देखना चाहिए, है ना। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी को अभी हाल ही में किस यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? आपके ऑप्शंस ये रहे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, नन ऑफ द अबव, अर्थात इनमें से कोई नहीं। देखिए, अभी हाल ही में एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, पहले एनसीईआरटी क्या करता था? देखिए, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? एनसीईआरटी की फुल फॉर्म में ही इसका काम छुपा है ना। देखते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। पहले ये संस्थान क्या करता था? रिसर्च पे काम करता था, शिक्षण प्रशिक्षण पे भी काम करता था। ठीक है, मेनली इसका काम रिसर्च था। और एनसीएफ को लेकर के अगर आपने सुना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उससे संबंधित कार्य इसका रहता है। मेनली पाठ्यक्रम तैयार करना, पाठ्य पुस्तकें तैयार करना, ये काम। लेकिन अब एनसीईआरटी क्या कर सकता है? अपना खुद का ग्रेजुएशन से संबंधित, पोस्ट ग्रेजुएशन से संबंधित, ठीक है, कोर्सेज स्टार्ट कर सकता है और अपने संस्थान में चला सकता है। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब यही हुआ है कि अब कोर्स संचालन के लिए भी अनुमति दी जा चुकी है एनसीईआरटी को। ठीक है जी, चलिए, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि एनसीईआरटी के भी अपने इंस्टीट्यूशंस होंगे, है ना, और उसमें वो कोर्सेज रन कर सकता है। चलिए आगे चलेंगे। फिलहाल आदित्य L1 मिशन को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कब लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका 14 जुलाई 2023, दूसरा ऑप्शन है 2 सितंबर 2023, तीसरा ऑप्शन है 23 अगस्त 2023, चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 2023। जी हाँ, क्या है सही उत्तर? चलिए, सबसे पहले मैं बताता चलूँ, आदित्य L1 मिशन जो है एक सौर मिशन है। ठीक है, सूरज की जो है अभिरचना को, है ना, और सूरज के बारे में शोध के लिए, रिसर्च के लिए इसको जो भारत की तरफ से है छोड़ा गया है इस अंतरिक्ष यान को। ठीक है, आदित्य L1 मिशन को। तो कब प्रक्षेपित किया गया है, यही आपका प्रश्न है।
फ़िलहाल मैं बताता चलूँ, इसमें जो लॉन्च व्हीकल है उसका यूज़ हुआ है, लॉन्च व्हीकल, ठीक है, किसका यूज़ हुआ है, PSLV C-57। इसको ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है आदित्य L1 को किस लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है, और कहाँ से किया गया है, आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में कहाँ से, श्रीहरिकोटा से, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नहीं बताया, कोई बात नहीं, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा में कहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से नाम लिखा हुआ है, ठीक है जी। बहुत सारी जानकारी मैंने एक साथ दे दी है, अब सिर्फ आपको इतना बताना है कि इस मिशन को लॉन्च कब किया गया था। चलिए, बिल्कुल सही, 2 सितंबर 2023 जिसने लगाया है, ठीक है, 2 सितंबर 2023 बिल्कुल सही है। जिसने 14 जुलाई लगा दिया है भाई, वो गलत हो गया उनका। 14 जुलाई को जो है चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ था, ठीक है, चंद्रयान-3 की डेट मैंने जानबूझ के दी हुई है ताकि आप दोनों ही याद कर लें। लॉन्च हुआ था चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को, और 23 अगस्त 2023 को, ठीक है, चंद्रमा पर लैंड हुआ था, ठीक है, चंद्रमा पर लैंड हुआ था हमारा चंद्रयान, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक। और 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था, ठीक है, सारी जानकारी दे दी है मैंने, आगे चलेंगे टू द पॉइंट। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, कितने शिक्षकों को इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस ये रहे, पहला ऑप्शन है आपका 50 शिक्षकों को, दूसरा ऑप्शन है 44 शिक्षकों को, तीसरा ऑप्शन है 60 शिक्षकों को, चौथा ऑप्शन है 75 शिक्षकों को। कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2023 से। जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका 75 शिक्षकों को, ठीक है, आखिरी ऑप्शन, ठीक है जी, 75 डायरेक्ट है, याद रखना। आगे चलेंगे टू द पॉइंट। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 किसने जीता है। ये पूरा नाम है, ठीक है, पुरुष हॉकी 5 एशिया कप, ये हॉकी का है, ठीक। चलिए, आपके ऑप्शन ये रहे, भारत पहला है, दूसरा है नेपाल, तीसरा पाकिस्तान, चौथा श्रीलंका। किसने जीता है। जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका भारत। भारत ने जीता है, किसको हरा के, पाकिस्तान को हरा के, ठीक है, दो चीज़ें याद रखनी है। आगे चलेंगे टू द पॉइंट, नेक्स्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2021-22 की अवधि में कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए किसे स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वामीनाथन से मैं एक चीज़ और बता दूं, अभी हाल ही में, ठीक है, आगे शायद क्वेश्चन भी आए, MS स्वामीनाथन बहुत प्रसिद्ध नाम है, ठीक है, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता हो उन्हें भी पता चल जाएगा आज। MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं भारत में, ठीक है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक। तो बहुत ही अफसोस की बात है, 98 वर्ष की उम्र थी शायद इनकी, अगर मैं सही हूँ तो, बाकी अभी आगे देख लेंगे डिटेल में, है ना, ठीक है। ईयर को छोड़ते हैं अभी, ठीक है, गलत बताने से अच्छा है ना बताओ, ठीक, तो ईयर छोड़ दीजिए, बाकी हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो बहुत अफसोस की बात है, एक महान जो शख्सियत बोल सकते हैं वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, है ना। चलिए, तो भविष्य में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका नाम भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इनसे भी संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, फिलहाल हम प्रश्न पे आते हैं वापस से, कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है 2021-22 की अवधि के लिए। पहला ऑप्शन है आपका सोमनाथ सिंह, दूसरा है स्वामीनाथन, तीसरा है PV सत्यनारायण, चौथा है कृष्ण मुरारी। जी हाँ, क्या सही उत्तर। चलिए, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होने वाला है PV सत्यनारायण, ठीक है, इन्हें सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए मिलते हैं, प्लस गोल्ड मेडल मिलता है एक, ठीक है। चलिए, और इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने PV सत्यनारायण ने उच्च उपज देने वाली चावल की किस्मों का विकास किया है, इसलिए इनको ये प्राइज़ जो है स्वामीनाथन पुरस्कार ये दिया गया है, ठीक है जी। आगे चलेंगे टू द पॉइंट। चलिए, नेक्स्ट, अगला प्रश्न है हमारा, डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है। डूरंड कप आपको पता है फुटबॉल से संबंधित है, अगर नहीं पता है तो पता चल जाएगा आप, ठीक है। चलिए, और ये कोलकाता में आयोजित हुए हैं, ठीक। चलिए, पहला ऑप्शन है आपका दक्षिण भारत, दूसरा है मोहन बागान, तीसरा है पूर्वी भारत, चौथा है ईस्ट बंगाल। डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है। चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका मोहन बागान, 17वीं बार इन्होंने जीता है, 17 टाइम्स, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन रहे हैं। देखिए, ग्रैंड प्रिक्स मैंने पहले ही बताया है, ये एक ना एक आ ही जाती है ग्रैंड प्रिक्स, है ना। अभी क्या नाम है, इंडिया में भी MotoGP हुई है, ठीक है,
अर्थात मोटरसाइकिल की ग्रैंड प्रिक्स। और जो ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ ये तो कार की है, ठीक है, लेकिन जो भारत में हुई है नोएडा में, ठीक है, बुद्ध इंटरनेशनल स्टेडियम में, वहाँ पर मोटो जीपी हुई है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कार्लो बेगंजी करके कोई है, तो उन्होंने विन किया इसको, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया कि आप तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाए, ठीक। फिलहाल वापस आएंगे। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन रहे हैं? पहला ऑप्शन मैकेनली, दूसरा ऑप्शन लुइस हैमिल्टन, तीसरा ऑप्शन कार्लोस, चौथा ऑप्शन मैक्स वर्स्टप्पन। क्या है सही उत्तर? आप लोग बताइए और मैं थोड़ा पानी पी लूँ, मेरा गला बैठा जा रहा है। जी हाँ। चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका मैक्स वर्स्टप्पन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। मोस्टली इस बार 2023 के जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं कार वाले, ठीक है, मोस्टली, मैं सारे नहीं कह रहा लेकिन मोस्टली मैक्स वर्स्टप्पन ने ही जीते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर दिमाग काम ना करे, नेगेटिव मार्किंग ना हो, तो आप मैक्स वर्स्टप्पन लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका। चलिए, यूजीसी की ओर से संचालित एचआरडीसी को अब किस नाम से जाना जाएगा? अब ये एचआरडीसी क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको, तभी आप बता सकते हैं कि अब किस नाम से जाना जाएगा। एचआरडीसी का आपका पूरा नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जी हाँ बिल्कुल सही, सेंटर, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है। ये यूजीसी की ओर से संचालित संस्थान है, बोल सकते हैं आप, एक केंद्र है, ठीक है। इसको अब किस नाम से जाना जाएगा? मैं बताता चलूँ, ये जो संस्थान है ये मुख्य रूप से शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र पर काम करता है, ठीक है। इसका नाम अब परिवर्तित कर दिया गया है, क्या रखा गया है, यही आपका प्रश्न है। पहला ऑप्शन है आपका मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, चौथा ऑप्शन है आपका राजेंद्र प्रसाद शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र। क्या है सही उत्तर? चलिए, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होने वाला है पहला, मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र। एचआरडीसी का नाम बदलकर अब ये कर दिया गया है, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023, चलिए, पहला ऑप्शन है आपका मालदीव्स, दूसरा ऑप्शन है सिडनी ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है जकार्ता इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। जी हाँ, आसियान भारत शिखर सम्मेलन, चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो आपका होने वाला है जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है जी, इंडोनेशिया में हुआ है आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023, ठीक है। चलिए, सिंपल सा था, डायरेक्ट है, याद कर लेना। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका होने वाला है गोयल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, चलिए सीधा प्रश्न, आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन आपका अमिताभ कांत, दूसरा ऑप्शन एम सोमनाथ, तीसरा ऑप्शन नरेंद्र मोदी, चौथा ऑप्शन राजनाथ सिंह। जी हाँ, चलिए क्या सही उत्तर हो सकता है? मैं बताता चलूँ, यह पुरस्कार जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से दिया गया है, विश्वविद्यालय की ओर से दिया गया है, ठीक है। किसे दिया गया है यह बताना है आपको। चलिए, बिल्कुल सही, एम सोमनाथ को दिया गया है। किस लिए दिया गया है आपको पता है? एम सोमनाथ कौन है? बिल्कुल सही, इसरो के हेड हैं, ठीक है। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्यों दिया गया है आप लोगों को पता ही चल गया होगा, बिल्कुल सही। जो लोग कह रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल, चंद्रयान जो 3 है, ठीक है, उसकी सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए दिया गया है इनको। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग हुई है साउथ सेंटर पर, चंद्रमा, हाँ, जो चंद्रमा है उसके साउथ रीजन पर लैंड किया है हमने इस बार, और सॉफ्ट लैंडिंग की है, ठीक है। उसके लिए दिया गया सक्सेसफुल मिशन के लिए इनको, ठीक। इसमें क्या दिया गया इनको? 2 लाख रुपए दिए गए हैं, प्लस एक पदक मिला है, ठीक है, प्लस प्रशस्ति पत्र, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे, टू द पॉइंट। आशा चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक। हो सकता है थोड़ी स्पीड हो मेरी, तो आप वीडियो को बैक करके आप वापस से देख सकते हैं ना, क्योंकि समय का अभाव है और भी चीज़ें करानी है। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। डोगरेट इज़ ए टाइप ऑफ, DOGERAT इज़ ए टाइप ऑफ, डोगरेट क्या है?
ठीक है, पहला ऑप्शन आपका हार्डवेयर, दूसरा है ब्राउज़र, तीसरा है यूटिलिटी एप्लीकेशन, चौथा है मेलवेयर। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इट इज़ अ टाइप ऑफ मेलवेयर। क्या है ये? मेलवेयर जिसे आप वायरस की कैटेगरी में हल्का सा डाल सकते हैं ना, ठीक है, जो आपके सिस्टम को जो है नुकसान पहुंचा सकता है ना, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका पीसी हो, ठीक है, चाहे आपका मोबाइल हो, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिएगा, मेलवेयर है क्या? डॉगरेट। नेक्स्ट, आगे चलेंगे। फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सीधा प्रश्न है, ऑप्शन ये रहे। पहला ऑप्शन आपका आर माधवन, दूसरा है नितिन दुबे, तीसरा है श्याम प्रसाद, चौथा है अंकित गुप्ता। जी हाँ, क्या है सही उत्तर? फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष, चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला आपका आर माधवन। पहले ही ऑप्शन आपका सही होने वाला है, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर स्पीड को स्लो करना है या फास्ट करना है, और भी फास्ट करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं, ठीक है, फिर उसके हिसाब से ही उसके अनुरूप आपको नेक्स्ट वीडियो जो है प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। चलिए, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, चंद्रयान 3 की बात हो रही थी, चंद्रयान 3 का प्रश्न भी आ गया। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली महिला वैज्ञानिक का भी हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, और बहुत दुख की बात भी है कि उनका निधन हो गया है, जिन्होंने चंद्रयान 3 के काउंटडाउन में अपनी आवाज़ दी थी, ठीक है। चलिए, आपके ऑप्शन ये रहे। पहला ऑप्शन आपका एम नारायण स्वामी, दूसरा है जी साथियान, तीसरा ऑप्शन है एन वलारमती, चौथा ऑप्शन है के अष्टमुद्दी अय्यर। जी हाँ, मैं बताता चलो, इनकी जो डेथ है वो हुई आपकी हार्ट अटैक से, है ना। अभी हार्ट डे भी गया है, वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को, है ना। तो बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। बुज़ुर्ग तो बुज़ुर्ग, आजकल बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, है ना। मेन रूप से ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ बोल सकते हैं आपको, जिसके कारण होती हैं, है ना। चलिए, तो ध्यान दीजिए भाई अपनी हेल्थ पर, सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना। जब तक आपकी हेल्थ नहीं रहेगी, स्वस्थ नहीं रहेंगे आप, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो शरीर का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। चलिए, फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला आपका एन वलारमती। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है एन वलारमती, ठीक है जी। चलिए, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला, एक सेकेंड, ओके। अगला G20 समिट कहाँ पर आयोजित होगा? अगला G20 समिट, देखिए, G20 समिट से आपका प्रश्न आया है। G20 पर एक सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। आप करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाइए, करंट अफेयर एंड अपडेट्स वाली, वहाँ पर आपको G20 की एक अलग सेपरेट वीडियो मिलेगी। क्यों मिलेगी अलग से, क्यों बनाया गया है इस पर? क्योंकि देखिए, अभी पूरे वर्ष जो है हमारे भारत ने, ठीक है, अध्यक्षता की है G20 की। 2022 दिसंबर से लेकर के सितंबर 2023 तक भारत के पास थी G20 की अध्यक्षता, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं ईयरली बेसिस पे, ठीक है, और डेली या फिर मंथली बेसिस पे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो G20 का एक अपना ही महत्व है, यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं। तो सेपरेट वीडियो जो अपलोड की है वो ज़रूर देखिएगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए, फिलहाल आगे चलेंगे। अगला G20 समिट कहाँ पर आयोजित होगा? आपके ऑप्शन ये रहे। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा है अमेरिका। कहाँ पर होगा अगला G20? चलिए, तब तक मैं आधारभूत चीज़ें बता दूँ। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में आयोजित हुई हैं इसकी बैठकें, ठीक है, आधिकारिक रूप से सितंबर को। भारत के G20 के जो शेरपा हैं वो अमिताभ कांत हैं, अमिताभ बच्चन नहीं भाई, कांत, ठीक है, ध्यान रखना, अमिताभ कांत, ठीक है। ये भारत के G20 के शेरपा हैं हमारे, ठीक है। चलिए, और इससे पिछला जो G20 हुआ था दिल्ली में होने से पहले, वो हुआ था इंडोनेशिया में। आप सोच रहे होंगे सारे बता दोगे सर, इस क्वेश्चन का आंसर कब बताओगे? बताएंगे। इस क्वेश्चन का आपका आंसर है, अगला कहाँ पर आयोजित होगा? ये होगा ब्राज़ील में, ठीक है। कहाँ होगा? ब्राज़ील में। ये सारी जानकारी इसलिए दी क्योंकि कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। पिछला हुआ था इंडोनेशिया में, अगला होगा ब्राज़ील में, और अभी का कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? 9 से 10 सितंबर को। थीम क्या है? जाके G20 वाली वीडियो देखिए, यहाँ पे सारी जानकारी नहीं दूंगा मैं, ठीक है। अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसको जाके देखिए, G20 से संबंधित। आगे चलेंगे, है ना, क्योंकि और भी क्वेश्चन है ना यहाँ पर। चलिए, फिलहाल आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि महिला आरक्षण विधेयक है, इसके अनुसार लोकसभा व राज्यसभा, राज्यसभा नहीं है, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षण का प्राविधान है? अभी हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है संसद से पारित हुआ है, और राष्ट्रपति की उसे अनुमति भी मिल चुकी है।
ठीक है, यह एक महिला आरक्षण विधेयक है और इसके अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान किया गया है, ये आपका प्रश्न है। पहला ऑप्शन है आपका 30%, दूसरा है 50%, तीसरा है 27%, चौथा है 33%। क्या है सही उत्तर? आप लोग उत्तर सोचिए, तब तक मैं कुछ चीज़ें बताता चलूँ इसमें, है ना। देखिए, जब नया संसद भवन बना है ना, तो संसद के नए सदन में पास होने वाला ये पहला विधेयक है, पहली चीज़। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक, दूसरी चीज़, इस ये जो क्या नाम है विधेयक है या अधिनियम है, ये 128वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है। ठीक है, 128वां जो है संविधान संशोधन किया गया है। ठीक है, तो संविधान संशोधन का नंबर भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है जी, चलिए, फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है आपका 33%। 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा अब महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में। ठीक है जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा 128वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, अगला प्रश्न आपका, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? चलिए, आपके ऑप्शन ये रहे। पहला ऑप्शन है 87 87, दूसरा है 69 69, तीसरा ऑप्शन है 78 अर्थात 78, चौथा ऑप्शन है 56 अर्थात 56। जी हाँ, चलिए तब तक इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ मैं। ये कनाडा का एक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट उसके द्वारा तैयार है और दिल्ली के थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया है ये। ठीक है, 167 देशों की, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो जारी किया गया, 167 कंट्रीज़ का। ठीक है, उसमें भारत की रैंक पूछी आपसे। चलिए, जिन्होंने 87 लगाया बिल्कुल सही लगाया है, 87वां नंबर है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का। ठीक है जी, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ठीक है, आगे आने वाले किसी न किसी एग्जाम में आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन आपका साहित्य, दूसरा है नृत्य, तीसरा है विज्ञान, चौथा है संगीत। क्या है सही उत्तर? चलिए, जिन्होंने विज्ञान लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अब देखिए, यहाँ से मैं कुछ फैक्ट और बताता चलूँ आपको। पहले विज्ञान में ना बहुत तरीके के पुरस्कार दिए जाते थे। अभी क्या कर दिया है, जो नेशनल साइंस अवार्ड है ना, या आप बोलिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, नेशनल साइंस अवार्ड, NSA लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं है ये, नेशनल साइंस अवार्ड। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है। अब इसके अंतर्गत आपको 4 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। कितनी कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में। 4 कैटेगरी कौन सी होंगी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, पहली कैटेगरी आपकी विज्ञान रत्न। ठीक है, VR लिख दिया मैंने, विज्ञान रत्न आप नोट कर सकते हैं। दूसरा है विज्ञान श्री, बाकी यूट्यूब वीडियो तो भाई हमेशा के लिए रहेगी। ठीक है, आप यहाँ से पीछे करके आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं अपने आराम से। पहला है आपका विज्ञान रत्न, दूसरा है विज्ञान श्री। ठीक है, तीसरा है आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इसे बोलते हैं विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, तो शांति स्वरूप भटनागर SSB लिख दिया मैंने। चौथा है आपका विज्ञान टीम, VG लिख दिया मैंने। ठीक है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक, अब देखिए, जो विज्ञान रत्न है, पहला है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिलेगा। ठीक है, LA लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। दूसरा है विज्ञान श्री, ये विशिष्ट योगदान के लिए मिलेगा, विशिष्ट योगदान के लिए, VY। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये मिलता है आपका 45 साल से कम उम्र के वालों के लिए। ठीक है, इसका पहला क्राइटेरिया यही है कि आपकी जो एज है वो 45 से कम होनी चाहिए, इसलिए इसे विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत दिया जाता है आपको 5 लाख रुपए। ठीक है, और एक प्रशस्ति पत्र। ठीक है, यंग साइंटिस्ट अंडर द एज ऑफ 45। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। विज्ञान टीम विज्ञान टीम VGT। ठीक है, विज्ञान टीम या VT भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, टीम का जो 3 या 3 से अधिक, ठीक है, 3 का ग्रुप होना चाहिए या तो 3 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, उसमें रिसर्च होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए जो कि उन लोगों ने मिलकर किया हो, तो उनको विज्ञान टीम अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। ठीक, अब इससे रिलेटेड एक चीज़ और रह गई है। एक चीज़ क्या रह गई है, ये विज्ञान पुरस्कार देता कौन है? ये देता है CSIR। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मैं हटाने जा रहा हूँ इसको। चलिए,
अब देखिए CSIR क्या है? CSIR है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है जी, एक वर्ड रह गया आई थिंक, एक सेकेंड। साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च, एंड इंडस्ट्री रिसर्च। ठीक है, अब ठीक है। C काउंसिल, S साइंटिफिक, I इंडस्ट्री, R रिसर्च। ठीक है, इसके द्वारा दिया जाता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और इसकी स्थापना जो है वो 26 सितंबर को हुई थी। किस ईयर में हुई थी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, 26 सितंबर को। ठीक है जी, चलिए आशा है चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, इसी वर्ष से नया जो है लागू किया गया है इन चीज़ों को, तो इसलिए मैंने एलिब्रेट रूप में इसको अच्छे से बताने का प्रयास किया है। आशा है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। भाई कुछ रह गया तो आपके सुझाव सदैव आमंत्रित है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, नॉर्मन ई बोरलुंग अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, नॉर्मन ई बोरलुंग अवार्ड। ठीक है, चलिए आपके ऑप्शन ये रहे। पहला ऑप्शन आपका अमिताभ कांत, दूसरा है स्वाति नायक, तीसरा है सुनील छेत्री, चौथा है स्वामीनाथन। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होने वाला है स्वाति नायक। ठीक है, इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? ये भारतीय वैज्ञानिक हैं, इंडियन है ये। ठीक है, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं ये, ध्यान रखिएगा, राइटिंग पे मत जाइएगा, भाव पे जाइएगा और समझिएगा। ठीक है, और इनको किस लिए दिया गया है? फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन, फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, फिट कर लेते हैं इसको अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा तो ये क्वेश्चन अच्छे से दिख जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पारंपरिक व्यवसायों को करने वालों को कितने लाख रुपए का ऋण दिए जाने का प्राविधान है? देखिए अभी हाल ही में 15 अगस्त को, ठीक है कब, 15 अगस्त को लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने का आह्वान किया था और वो शुरू हो भी चुकी है। ठीक है, इसके लिए जो है 13,000 करोड़ रुपए सेंक्शन हो चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 13,000 करोड़। ठीक है, ये अमाउंट भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अखबारों में बहुत बना हुआ है ये। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंतर्गत 18, ठीक है 18 पारंपरिक जो व्यवसाय होंगे, ठीक है, जैसे बुनाई का, ठीक है, या बर्तन बनाने का, ठीक है, ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं, ठीक है, जिसमें हाथ के कौशल चाहिए होते हैं। ठीक, तो उन 18 पारंपरिक व्यवसायों को एक नया जीवन प्रदान करने के लिए, ठीक है, उनको प्रोत्साहन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना जो है प्रारंभ की जा रही है। तो आपको 18 याद रखना है और 13,000 करोड़ याद रखना है, और कितने लाख रुपए तक का जो है ऋण जो है प्रदान किया जाएगा इसमें। आपके ऑप्शंस, पहला था 10 लाख, दूसरा 1 लाख, तीसरा 5 लाख, चौथा है 3 लाख। क्या है सही उत्तर? चलिए इसका सही उत्तर होने वाला आपका 3 लाख। ठीक है, 3 लाख तक का जो ऋण है वो प्रोवाइड किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे उतने मैंने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, भविष्य में मुझे आशा है कि अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर तो नहीं बनना चाहिए, है ना। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। केदारनाथ सिंह का अभी हाल ही में निधन हो गया है, वह किस प्रमुख हिंदी साहित्यकार के बेटे थे? देखिए साहित्य वालों के लिए बहुत ही दुख भरी खबर है इस बार, है ना, काफ़ी डेथ हुई है अभी रमेश कुंतल मेघ जी की, है ना, फिर यहाँ केदारनाथ सिंह जी की, है ना। चलिए फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नाम है तो आपको ध्यान रखना है। केदारनाथ सिंह जी ने हिंदी साहित्य में बहुत काम किया है। तो आपसे सीधा प्रश्न किया गया है, यह किस महान या प्रमुख हिंदी साहित्यकार के बेटे थे? पहला ऑप्शन है आपका रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा ऑप्शन महादेवी वर्मा। क्या है सही उत्तर? केदारनाथ सिंह किसके बेटे थे? देखिए केदारनाथ सिंह की कुछ रचनाएं बता दूं तब तक मैं, जब तक आप सोच रहे हैं। इनकी एक रचना है आपका आका सूरज, आका सूरज, ठीक है, यहाँ अनुस्वार है। ठीक, इसके बाद है बांका सूरज, ये प्रमुख रचनाओं में गिना जाता है इनके। ठीक है, चलिए फिलहाल ये जो है रामधारी सिंह दिनकर के बेटे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगे चलेंगे। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन, उड़ीसा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है? ठीक है, उड़ीसा की पहली महिला कौन, महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन ज्योति सिंह, दूसरा ऑप्शन अनुराधा पाटिल, तीसरा ऑप्शन प्रमिला मलिक, चौथा ऑप्शन रीता देवी। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला आपका प्रमिला मलिक। ठीक है जी, ये उड़ीसा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, यूएस ओपन 2023 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ठीक है, यूएस ओपन क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये टेनिस से संबंधित एक टूर्नामेंट है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम का अगर आपने नाम नहीं सुना है तो जान लीजिए और अच्छे से सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ग्रैंड स्लैम में देखिए आपके 4 टूर्नामेंट होते हैं, चारों के चारों टेनिस से संबंधित होते हैं। कैसे याद रखेंगे? AFWU, A फॉर ऑस्ट्रेलियन, F फॉर फ्रेंच, W फॉर विम्बल्डन, U फॉर US। ओपन लगा दीजिए सब में। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बल्डन ओपन, US ओपन। ठीक, तो अभी किसकी चर्चा हो रही है? यूएस ओपन की। 4 जो हैं इसमें टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, चारों में जो आखिरी वाला है यूएस ओपन, ठीक है, उसकी चर्चा की जा रही है अभी। ठीक है, उसकी चर्चा की जा रही है अभी। तो मतलब एक साल में जो 4 टूर्नामेंट है, चारों टूर्नामेंट होते हैं, तो इस साल के तो सभी खत्म हो गए हैं। अब अगले साल फिर जनवरी फरवरी में आपका मुख्य रूप से तो जनवरी में ही शायद, है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाता है। उसके बाद फरवरी मार्च या मार्च के आसपास आपका फ्रेंच ओपन होता है, फिर विम्बल्डन होता है आपका 1-2 महीने छोड़ के, जून जुलाई। ठीक है, और फिर अभी अगस्त और सितंबर में आपका यूएस ओपन होता है। ये हर साल होते हैं ये टूर्नामेंट। ठीक है, तो आशा है चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, है ना। और जब जब जो विजेता घोषित होते जाते हैं, हर मंथ की करंट अफेयर की वीडियो में मैं बताता जाता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यूएस ओपन की बात हो रही है, तो यूएस ओपन देख लेते हैं। यूएस ओपन के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? देखिए, इसमें वुमेंस का भी होता है, डबल्स का भी होता है और पुरुष का भी होता है। ठीक है, तो आपको सिंगल मेल पुरुष वर्ग और महिला वर्ग, इन दोनों का जो सिंगल का होता है ना, वो ध्यान में रखना है। डबल का बहुत कम पूछा जाता है, वो भी देख लीजिएगा एक बार, लेकिन जो सिंगल वाला है वहाँ का तो पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। पुरुष वर्ग का जो यूएस ओपन का खिताब है, हाँ, उसके लिए पहले ऑप्शंस बता दूं मैं आपको। पहला ऑप्शन आपका राफेल नडाल, दूसरा है नोवाक जोकोविक, तीसरा ऑप्शन है एंडी मुरे और चौथा ऑप्शन है डैनियल मेडवेडेव, है ना, मेडवेडेव। जी हाँ, चलिए, क्या सही उत्तर? चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला आपका नोवाक जोकोविक। ठीक है, नोवाक जोकोविच, ये इनका 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। ठीक है, 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, अर्थात सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच बन चुके हैं। ठीक है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले। ठीक, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जीतने वाले ये बन चुके हैं, तो इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और किसको हरा के जीता है इन्होंने? इन्होंने हरा के जीता है डैनियल मेडवेडेव को। ठीक है, ये नाम है इनका। ठीक, तो इनको हराया है, किसने हराया है? नोवाक जोकोविच ने हराया है, ये जीते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक, दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर पुरुष वर्ग की बजाय महिला वर्ग का पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक है, महिला वर्ग का खिताब सिंगल किसने जीता है? तो वो जीता है कोको गफ ने, कोको गॉफ। ठीक है, इन्होंने जीता है। ठीक है, इन्होंने जीता है, किसको हरा के जीता है? आरियाना सबलेंका को। ठीक है, ये विनर रही हैं। और लूज़ किसने किया है, उनका नाम भी लिख दे रहा हूँ मैं, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। कभी कभार यही पूछ लिया जाता है किसको हरा के जीता है। ठीक है, आरियाना सबलेंका, ऐसे करके नाम है। ठीक है, चलिए, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, भाव पे जाइएगा और चीज़ों को देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, SAAF अंडर-16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, SAAF अंडर-16 चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं पूछूंगा यही कि किसने जीता है। पहला ऑप्शन आपका श्रीलंका, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा है भारत। किसने जीता है? जी हाँ, चलिए, ये जीता है आपका इंडिया ने। किसने जीता है? इंडिया ने, अर्थात भारत ने। ठीक है, किसको हरा के जीता है? बिल्कुल सही, बांग्लादेश को। ठीक है, किसको हरा के जीता है? बांग्लादेश को हरा के जीता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। जस्ट वन सेकेंड। ओके, मार्गदर्शन योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? पहला ऑप्शन है आपका AICTE, दूसरा ऑप्शन है NCTE, तीसरा ऑप्शन है NCERT, चौथा ऑप्शन है SCERT। जी हाँ, मार्गदर्शन स्कीम
किसके द्वारा लॉन्च की गई है? चलिए फिलहाल मैं बताता चलूँ, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, को एक्रीडिटेशन प्राप्त करने के लिए, एक्रीडिटेशन, ठीक है, जिसे आप मान्यता भी बोल देते हैं, ठीक है, प्रदान करने के लिए, ठीक है, किसने लॉन्च की है? चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका AICTE, पहला ऑप्शन, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यही है क्या फुल फॉर्म? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो मार्गदर्शन योजना इन्होंने लॉन्च की है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मत्स्य 6000 क्या है? चलिए मत्स्य 6000 अर्थात मत्स्य 6000 क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन आपका वायुयान, दूसरा ऑप्शन आपका प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित मिशन, तीसरा ऑप्शन है आपका समुद्रयान, चौथा ऑप्शन है आपका उच्च शिक्षा से संबंधित मिशन। जी हाँ, क्या है मत्स्य 6000? चलिए ये आपका एक समुद्रयान है, ठीक है, जिसे आप अंग्रेजी में बोल देते हैं सबमर्सिबल, SUBMERSIBLE, ठीक है। क्या है ये? अंडर वाटर प्रोजेक्ट है एक। क्या है? अंडर वाटर प्रोजेक्ट। ये भारत का अंडर वाटर प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत 3 लोगों को 6000 मीटर की समुद्र की गहराई में भेजा जाएगा, ठीक है। किस लिए भेजा जा रहा है? टू फाइंड आउट प्रीशियस मेटल्स, ठीक है, मिनरल्स सच एज कोबाल्ट, निकल एंड मैग्नीज एटसेट्रा, ठीक है। इन सब चीज़ों की तलाश करने के लिए, खोज करने के लिए। अरे भाई जो धरती पे हैं उनका तो ठीक से प्रयोग कर लो। ये कटाक्ष था, बिल्कुल कटाक्ष ही था मेरी ओर से, ठीक है। धरती पे ठीक से प्रयोग नहीं कर रहे हैं और समुद्र की गहराई में जा करके उसका पेट फाड़ करके वहाँ से भी निकाल के लाएंगे खनिज। चलिए अच्छी बात है, रिसर्च की जा रही है, बहुत बढ़िया बात है। हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान में रखना है, ठीक है। मत्स्य 6000 क्या है? आशा है चीज़ें ध्यान में रहेंगी, है ना। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, देखिए किसी को ये बात अच्छी भी लग सकती है, किसी को बुरी भी लग सकती है। कोई कह सकता है भाई इंडिया रिसर्च कर रहा है और आप ऐसे व्यंग्य कर रहे हैं, ठीक है। मेरे कहने का तात्पर्य देखिए ये सीधा सा ये है, जो चीज़ आपके पास है पहले उसका ठीक से यूज़ करना सीख जाइए, ठीक है, और फिर रिसर्च जारी रखिए। मैं मना नहीं करता कि आप रिसर्च मत कीजिए। रिसर्च जो है वो इनोवेशन और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और वो होनी भी चाहिए, ठीक है। रिसर्च भी होनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ हमारे पास है उसका भी आप सम्मान कीजिए और ठीक से भली भांति यूज़ कीजिए, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपका अमेरिका, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इंडिया, चौथा है सर्बिया। बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023, जी हाँ, क्या सही उत्तर? चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका जर्मनी, ठीक है। बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम जर्मनी है। जर्मनी ने जीता है और सर्बिया हारा है। यहाँ पर सर्बिया ने लॉस किया है, ठीक है, ध्यान रहेगा, सीधा सा है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, PM दक्ष पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले पता होना चाहिए PM दक्ष पोर्टल क्या है ना। उद्देश्य में भी यही आएगा, ठीक है। फिलहाल ऑप्शंस आपके ये रहे। पहला ऑप्शन आपका कृषि से संबंधित एक नई पहल है, दूसरा ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति योजना है, तीसरा ऑप्शन है छात्रों के मूल्यांकन हेतु एक उपकरण है, चौथा ऑप्शन है दिव्यांगजनों की सहायता के लिए बनाया गया है PM दक्ष पोर्टल। जी हाँ, क्या है सही उत्तर? चलिए PM दक्ष पोर्टल जो है वो दिव्यांगजनों की सहायता के लिए बनाया गया है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही करेक्ट है, ठीक है। दिव्यांगजन कौशल विकास कार्यक्रम में दाखिला ले सकेंगे, ठीक है, और दिव्यांगजन अपने लिए नौकरी भी ढूंढ सकेंगे। और इसमें जो है 15 से 59 वर्ष के जो दिव्यांगजन है वो सम्मिलित होंगे, ठीक है। इतनी जानकारी आवश्यक है मेरे हिसाब से और बहुत है ना। चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 19वें, देखो 19 में लिख गया है ना, 19वें लिखना था, वाह कोई बात नहीं, हमारे रह हो जाता है। 19वें एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी चल भी रहे हैं हाल ही में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। 19वें एशियाई खेल चालू हो चुके हैं और अभी प्रगति पर हैं और ये चल भी रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं ये आपका प्रश्न है सीधा सा। आपके ऑप्शन ये रहे, पहला ऑप्शन है आपका हांगझाऊ चाइना, दूसरा ऑप्शन है सिडनी ऑस्ट्रेलिया,
तीसरा ऑप्शन है दिल्ली इंडिया। चौथा ऑप्शन है आपका ढाका बांग्लादेश। जी हाँ, कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं एशियन गेम्स? एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि 19 में है ये, ठीक है, 19th, ठीक है, नंबर भी पूछा जा सकता है। चलिए, इसका सही उत्तर है आपका, जस्ट वन सेकेंड, ओके, हांगझाऊ चाइना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, HANGZHOU चाइना, ठीक है। ये स्थान कहाँ पर है? चाइना में है। 23 सितंबर को इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, डेट भी मैं बता दूँ, ठीक है, और ये चलने वाले हैं आपके 8 अक्टूबर तक। 8 अक्टूबर को इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है, ठीक है। चलिए, एशियन गेम्स से और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? वेन्यू मैंने बता दिया, डेट मैंने बता दिया, ठीक है। और मैं बता दूं इसका मोटो क्या है, ठीक है। मोटो से रुक जाओ, इसको मैं ना जूम कर लूँ ताकि मैं अच्छे से चीज़ें बता सकूँ, है ना, ठीक है। ब्लैंक पेपर आ जाएगा ना, ठीक, MOTTO, ठीक है। मोटो क्या है इसका? इसका मोटो है हार्ट टू हार्ट, हार्ट HEA, हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर। ये इसका मोटो है। क्या है? मोटो किसका? एशियन गेम्स का, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए आगे देखेंगे। इसके अंतर्गत आपके ना 3 मैस्कॉट्स हैं। कितने? जस्ट वन सेकेंड, 3 मैस्कॉट्स। जनरली तो एक ही होता है, लेकिन इसमें 3 है आपके, ठीक है। 1 2 3। पहला है आपका, देखो, कॉन्ग, CONG, ठीक है, कॉन्ग। दूसरा है लियाइन, ठीक है, LIAN, नाम भी देखो ऐसा है, LIAN, ठीक है। चाइना में हो रहा तो चाइना जैसे ही नाम होंगे, है ना। दूसरा तीसरा सिंचैन सुना होगा ना अभी, तो सिंचैन नहीं है भाई, चैन है, चैन, ठीक है। अब ये ना एक पर्टिकुलर कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपका कॉन्ग है वो येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो आपका लाइन है ये ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो आपका चैन है ये ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है। नोट करना नोट कर लीजिए, बाकी स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी ये वीडियो तो रहेगी आपके पास, ठीक है। अब देखिए, जो कौन है जो येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अर्थ एंड बम्पर हार्वेस्ट को। दूसरा जो लाइन है जो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है लाइफ एंड नेचर को। तीसरा जो चैन है जो ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, ठीक है जी। तीनों ही बता दिए मैंने, तीनों ही मैस्कॉट्स किस किस चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया के संदर्भ में, जस्ट वन सेकेंड, ओके। अब इंडिया के संदर्भ में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो इंटरनेशनल लेवल पे बात हो गई, ठीक है। इंडिया की ओर से 655 एथलीट भाग ले रहे हैं, जिसमें से आपके मेल जो हैं वो 328 हैं, और जो फीमेल हैं वो 327 है, ठीक है। चलिए टोटल डिसिप्लिन की बात की जाए, खेलों की बात की जाए तो 40 हैं, ठीक है, जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात और, फ्लैग बियरर्स, ठीक है, झंडारोहण या ध्वजारोहण ओपनिंग सेरेमनी में किसने किया? ये मेन क्वेश्चन है जिसको मैं भूल रहा था, ठीक है। फिलहाल मुझे याद आ गया है, ये किया है इस बार 2 लोगों ने। सबसे पहला नाम आता है आपका लवलीना बोरगाई का, लवलीना आई है ये बोरगाई, ठीक है। दूसरा नाम है आपका हरमनप्रीत सिंह का, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। ये हॉकी से रिलेटेड है। लवलीना बोरगाई आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा आप और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बॉक्सिंग से है या रेसलिंग से है, थोड़ा डाउट है मुझे, लेकिन बॉक्सिंग से ही है मोस्टली शायद, ठीक है। तो देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, हो जाता है। आगे देखेंगे टीम का स्लोगन। हमारी इंडियन टीम का स्लोगन क्या है? टीम का हमारा जो स्लोगन है, अब की बार, सॉरी बार की स्पेलिंग गलत हो गई, डबल ए आएगा, ठीक है, अब की बार 100 पार, ठीक है। मतलब कि 100 से ज़्यादा मेडल लाने हैं, यह हमारा स्लोगन है इस बार का, ठीक है, टीम स्लोगन है, ठीक है जी। चलिए तो ध्यान रखिएगा। ये जो चीज़ें हैं ये एशियन गेम्स से रिलेटेड है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सभी बताने का प्रयास किया है मैंने, आशा चीज़ समझ में आई होंगी आपको, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? मतलब किया नहीं गया है, लेकिन अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो किसे किया जाएगा ये आपका प्रश्न है, ठीक है जी। चलिए आपके ऑप्शन ये रहे। पहला ऑप्शन है आपका अमरीश पुरी, दूसरा ऑप्शन है आपका M नटराजन, तीसरा ऑप्शन है वहीदा रहमान, चौथा ऑप्शन है धर्मेंद्र।
जी हाँ। चलिए सबसे पहले हम बताते चलो, ये 53वें नंबर का दादा साहब फाल्के अवार्ड है जो कि इनको मिलेगा। चलिए ये मिलेगा वहीदा रहमान जी को। किसको मिलेगा? वहीदा रहमान जी को। ठीक है, इनकी एज अभी 85 है, 85 वर्ष हैं। इन्होंने काफ़ी फिल्में की हैं जिसमें कुछ प्रमुख फिल्में हैं प्यासा, CID, कागज़ के फूल, 14वीं का चांद, गाइड, साहब बीबी, गुलाम। ठीक है, ये इनकी मूवीज़ हैं कुछ जिसमें इनको प्रसिद्धि हासिल हुई है। ठीक है जी, आगे चलेंगे नेक्स्ट। अगला प्रश्न है आपका, स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के अंतर्गत राज्य श्रेणी में किसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अभी हाल ही में ये लिस्ट जारी हुई है स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 की। इसमें आपका स्टेट का अलग दिया गया है, सिटी का अलग, यूटी का अलग दिया गया है ना। तो यहाँ पर आपका राज्य श्रेणी का पूछा है, स्टेट का। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। ठीक, पहला ऑप्शन आपका राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए इसका सही उत्तर होने वाला है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर राज्य की श्रेणी में पूछे तो मध्य प्रदेश, अगर शहर की श्रेणी में पूछे सिटी तो आप लगा देना इंदौर। ठीक है, इंदौर को प्रथम अवार्ड मिला है। अगर यूटी की श्रेणी में पूछे यूनाइटेड टेरिटरी, ठीक है, तो इसमें लगा देना आप चंडीगढ़। ठीक है जी, तीनों बता दिए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में, सिटी में इंदौर और यूटी में चंडीगढ़। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट। दूसरा तीसरा वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन आप बता दूं मैं क्या आपका पूछ लिया जाए, है ना। आजकल एग्जाम का लेवल ऐसे ही बढ़ रहा है। अगर मैं राज्य की बात करूं तो MP आपका फर्स्ट पे है, जैसे मैं बता चुका हूँ। दूसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे आपका राजस्थान और यूपी दोनों को एक साथ रखा गया है। ठीक है जी, चलिए ऐसे ही सिटी में बताऊं तो पहले नंबर पे आपका इंदौर बता चुका हूँ, दूसरे नंबर पे सूरत है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका आगरा है। ठीक है, यूटी का रहने दीजिए, यूटी की मेरे पास लिस्ट है भी नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव हो गया है, SII देख लेते हैं अब। IIS नहीं है भाई, SII है। चलिए SII का विस्तारित रूप क्या है? SII आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला है आपका सोलो इन्वेस्ट इन इंडिया, दूसरा ऑप्शन है आपका स्किल इन्वेस्ट इन इंडिया, तीसरा ऑप्शन है सेकुलरिज्म इन इंडिया, चौथा ऑप्शन आपका स्टडी इन इंडिया। क्या है सही उत्तर? SII का विस्तारित रूप। जी हाँ, चलिए शिक्षा मंत्रालय की एक नई पहल है ये। ठीक है, विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर के इस पहल को प्रारंभ किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। चलिए SII का जो विस्तारित रूप है वो है आपका स्टडी इन इंडिया। ठीक है, इसमें क्या है, सन 2047 तक, 2047 तक, ठीक है, कम से कम 10 लाख 10 लैक्स विदेशी छात्रों को हमारे यहाँ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने छात्रों का, ठीक है, यानी कि अपने छात्रों के न्यूनतम पलायन का लक्ष्य भी रखा गया है कि हमारे छात्र कम से कम दूसरे देशों में जाएं। ठीक है जी, तो ये 2 लक्ष्य इसमें रखे गए हैं। आगे चलेंगे टू द पॉइंट। नेक्स्ट अगला है आपका UPAG पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? UPAG पोर्टल, जी हाँ, पहला ऑप्शन आपका कृषि, दूसरा है संगीत, तीसरा साहित्य, चौथा है नृत्य। क्या सही उत्तर? UPAG पोर्टल। चलिए इसका संबंध जो है वो कृषि क्षेत्र से है। किससे है? कृषि क्षेत्र से। कृषि क्षेत्र से जुड़े विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार की एक नई पहल है ये। ठीक है, सिंपल सा याद रखना है आपको। नेक्स्ट आगे चलेंगे। पहले विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा ऑप्शन अमृता बिश्नोई है, अमृत लिख गया ये, कोई बात नहीं। तीसरा ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, चौथा ऑप्शन अमृता शेरगिल। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मैं बताता चलूँ, ये 1987 में दिया गया था। कुछ ध्यान आया? बिल्कुल सही, जिन्होंने लगाया MS स्वामीनाथन, इनको दिया गया था। ठीक है, इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। ठीक है, हाल ही में निधन हो गया है इनका। बहुत ही शौक की बात है और बहुत ही दुख की बात है। ठीक है, फिलहाल एक महान शख्सियत जो है वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, है ना। हरित क्रांति के जनक थे ये भारत में, MS स्वामीनाथन जी। इनके जीवन के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी इनसे प्रश्न बनेंगे, है ना। इनके जन्म की बात करूँ तो 7 अगस्त सन 1925 को इनका जन्म होता है तमिलनाडु में। 1925 है ये। ठीक है, तमिलनाडु टी लिख दिया है मैंने, ध्यान लगाइएगा। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने आपका कृषि विज्ञान में PhD की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD किया इन्होंने कृषि विज्ञान में। ठीक है, कृषि क्षेत्र में आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद
धान व गेहूँ वाली ज़्यादा पैदावार की किस्मों को विकसित किया, जिसके लिए जाना जाता है इनको, है ना। सन 1960 में आपको पता है भारत में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया था, तो उस अकाल से भी इन्होंने उभारा, सन 1960 के अकाल से। ठीक है, ये जनरल चीज़ें याद रखिए आप। ठीक, उसके बाद में बात करूँ तो सन 1967 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया इनको। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया इनको। ठीक, 1972 की बात करूँ, 1972 की, 72 में इनको पद्म भूषण दिया गया, पद्म भूषण। ठीक है, उसके पश्चात 89 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, और 1987 का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी पहला विश्व खाद्य पुरस्कार इनको ही मिला था, 1987। ठीक है जी, चलिए, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे, 2007 से 2013 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है जी, चलिए, और 2004 में ये राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में, क्योंकि भविष्य में इनसे प्रश्न ज़रूर बनेगा। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है उनसे प्रश्न ज़रूर बनता है, और जबकि जिनका हाल ही में निधन हो गया हो। ठीक, चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट। हार्ट अटैक से बचाव के लिए WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस दवाई को आवश्यक दवाई की सूची में डाला है? आपके ऑप्शन ये रहे। पहला ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग पिल, दूसरा ऑप्शन है पाली पिल, तीसरा ऑप्शन है बड़े पिल, चौथा ऑप्शन है न्यूरो पिल। क्या है सही उत्तर हार्ट अटैक से बचाव के लिए? जी हाँ, इसका उत्तर आपका सेकंड सही होने वाला है, पाली पिल। ठीक है, ये WHO ने रिकमेंड किया है कि इस दवाई को लीजिए आप। ठीक है, एक या दो या तीन दवाइयों का ये मिक्सचर है, पॉलीपिल जो बनाया गया है, पालीपिल या पॉलीपिल बोल लीजिए आप। ठीक है, तो इसको रिकमेंड किया है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन होने वाला है आपका, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? आपके ऑप्शन ये रहे। पहला ऑप्शन है 60, दूसरा 87, तीसरा 50, चौथा 40। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, चलिए, अगर मैं टॉप की बात करूँ तो स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है इस लिस्ट में, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, इन्होंने टॉप किया है, पहले नंबर पर रहा है स्विट्ज़रलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया रहा है 40वें नंबर पर। कौन से नंबर पर रहा है? 40वें नंबर पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टोटल 132 कंट्रीज़ का ये लिस्ट जो है रिलीज़ की गई है। ठीक है, चलिए, इतनी जानकारी याद रखेंगे तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से, ऐसी मुझे आशा है। आगे चलेंगे टू द पॉइंट। एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? अभी हाल ही में एशिया कप 2023 संपन्न हुए हैं। ठीक है, समाप्त हुए हैं, तो इसकी विजेता टीम कौन सी रही है? आपके ऑप्शंस, पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा श्रीलंका, चौथा पाकिस्तान। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर होने वाला है आपका भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, इंडिया ने विन किया है, किसको हराकर? बिल्कुल सही, श्रीलंका को, जिन्होंने श्रीलंका लगाया है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। एशिया कप 2023 की जो विजेता टीम है वो भारत है। ठीक है, चलिए, और मैं बात करूँ प्लेयर ऑफ द मैच, इसमें बने थे सिराज। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच POM, जिसे मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। उसके बाद जो कुलदीप हैं, ठीक है, ये बने हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज़, जिसको मैं POS बोलता हूँ। ठीक है, या प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, POT भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक, चलिए ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, भारत के कितने स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल हैं? आपके ऑप्शंस हैं, पहला है ऑप्शन है 40, दूसरा 48, तीसरा 42, चौथा है 50। क्या सही उत्तर? जी हाँ, भारत के कितने स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल हैं? चलिए, अभी हाल ही में इस वर्ष 2 और नए शामिल हुए हैं, उसको मिला करके आपके 40 हो गए हैं। 40 पहले थे शायद, हाँ 40 पहले थे, अब 42 हो गए हैं, 42। ठीक है, कितने हो गए हैं? 42, 42 हो गए हैं। क्या क्या शामिल हुआ है? एक तो होयसल है, ठीक है, ये कर्नाटका में स्थान है, कर्नाटक, ये शामिल हुआ है। और एक दूसरा आपका शांति निकेतन है, ठीक है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये दोनों ही शामिल होते हैं। पहले 40 थे, ये दोनों शामिल हो गए हैं, तो अब कितने हो गए हैं? 42, 42। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो यह 50 प्रश्नों की सीरीज़ थी आपकी करंट अफेयर की, सितंबर मंथ की, है ना। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, है ना। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो
पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।